नेशनल पर। जी आप आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजमी। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, यूँ तो हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ अमराज डेरा डाले रखते हैं, जिनसे निजात पाने की हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं और निजात पा भी लेते हैं। लेकिन कुछ मर्ज़ ऐसे होते हैं जिनका तसव्वुर भी खौफ पैदा करता है और लोग इसे लाइलाज भी मान बैठते हैं। एक ऐसा ही मर्ज़ है कैंसर, जिसके मरीज़ों पर अगर हम नज़र दौड़ाएं, नज़र डालें तो हमारे मुल्क में हर साल इसके मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी बहुत सारी वजूहात है। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि मेडिकल साइंस के शोबे में कैंसर के इलाज में कई सारी राहतें भी मुहैया की जा रही हैं। तो नाजरीन, कैंसर जो कि एक ख़तरनाक मर्ज़ है, क्यों हो जाता है, कैसे पहचानें, क्या अलामात है और कैसे हम अर्ली सिम्टम्स को पहचान लें ताकि हम इसके इलाज में कदम उठा सकें और इसका इलाज मुमकिन हो सके। तो आज इसी मर्ज़ पर हम तबसरा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या हमारे जिस्म में होने वाली कोई भी गांठ कैंसर हो सकती है। तो चलिए, इसके लिए हमने मदऊ किया है आज अपने स्टूडियो में एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को, जिनसे करवाएंगे आपका तारुफ। अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है आज के इस मौजू से जुड़ा हुआ, तो आप हमसे लाइव राब्ता कायम कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। नाजरीन, अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आइए डाल लेते हैं मुख्तसर सी नज़र इस ख़ास रिपोर्ट पर। नाज़रीन, सेहतमंद रहने के तमाम तर तदाबीर के बावजूद कभी मौसम की तब्दीली या कभी कमजोरी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां हमें मुतासिर करती हैं, लेकिन वक्त पर इलाज से हम इनसे जल्द निजात हासिल कर सकते हैं। यही बात कैंसर पर भी लागू होती है। अगर वक्त पर कैंसर की तशखीस हो जाए और इलाज शुरू कर लिया जाए तो इसका इलाज मुमकिन हो सकता है। कैंसर को आज भी एक जानलेवा बीमारी समझा जाता है और ये मरीज की अमूमी सेहत पर गहरे असरात मुरतब करता है। कैंसर एक गैर मामूली सेल्स की पैदाइश की बीमारी है। हमारे जिस्म के सेल्स आमतौर पर एक कंट्रोल तरीके से बढ़ते और तकसीम होते हैं, मगर कैंसर में ये निज़ाम खराब हो जाता है। कैंसर में सेल्स की नशोनुमा को कंट्रोल करने वाले सिग्नल्स सही तरह काम नहीं करते, जिसकी वजह से नए सेल्स बिला जरूरत बनते रहते हैं और पुराने सेल्स वक्त पर खत्म नहीं होते। नतीजतन सेल्स एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। कैंसर को एक जीनियाती बीमारी भी कहा जाता है, यानी अगर खानदान में किसी को कैंसर हो, हमारे डीएनए में ट्यूमर सप्रेसर जीन्स पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाते हैं, लेकिन इन जीन्स में मायोटिशन की वजह से कैंसर पैदा होता है। याद रखिए, जितनी ज्यादा कैंसर के बारे में मालूमात होगी, उतना ही इलाज में आसानी होगी। आज के दौर में बेहतर स्क्रीनिंग से बीमारी के बढ़ने से पहले ही इसका पता चल जाता है और इलाज वक्त पर शुरू हो जाता है। कैंसर की अलामात देर से जाहिर होती हैं, मगर अगर जिस्म के किसी हिस्से में गैर मामूली दर्द, गांठ, सीने में तब्दीली, निगलने में दुश्वारी, मुसलसल खांसी, बार बार बुखार, जिल्द में तब्दीली, मुसलसल थकावट या वजन में कमी महसूस हो, तो इनमें से किसी भी अलामात को नजरअंदाज ना करें। ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और दिमाग का ट्यूमर आमतौर पर पाए जाने वाले मोहलक कैंसर है। आज के जदीद दौर में भी कैंसर के बारे में सही मालूमात की कमी है, जिसकी वजह से लोग सही वक्त पर अपनी जांच नहीं करवाते, जो कैंसर से बचाव के लिए जरूरी है। आइए हम सब मिलकर कैंसर के बारे में आगाही बढ़ाएं और इस जानलेवा बीमारी का मुकाबला करने के लिए अहद करें।
जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि आज भी लोग इसे जानलेवा बीमारी ही समझते हैं, लेकिन अगर वक्त पर तशखीस कर ली जाए तो अर्ली सिम्टम्स को देख लिया जाए तो कई हद तक इसके इलाज में राहतें भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप फरहान? एक बात और देखने में आ रही है कि हमारे इस जदीद दौर में हम खाने पीने के अपने अगर सही उसकी बात करें आदतों की, तो हमारी आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। हम जंक फूड पर पूरी तरह से मुनासर हैं। हम सोना भूल गए हैं। वक्त में हमें पता नहीं चलता कि हमें कितना सोना चाहिए और कितना हमें काम करना चाहिए। काम करे जा रहे हैं, न खाने का औकात का पता है, न सोने का औकात का पता है। और बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें हैं जैसे जिस्मानी सरगर्मी की कमी है, और बहुत सारी चीज़ें हमें अमराज की तरफ लेके जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा बेदार रहने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ताकि मर्ज़ किसी भी तरह से आपके पास ना आए। और अगर किसी तरह से खुदा न खास्ता कोई मर्ज़ आपको घेर लेता है तो वक्त पर उसका पहचान लीजिए, उसका पूरा और मुकम्मल इलाज हो जाए। यही हमारी कोशिश है और यही हम आपसे यहाँ पर दरख्वास्त करेंगे। तो आज इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इस स्टूडियो में, आपका हम उनसे तारुफ कराएंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमन भास्कर, जो कि प्रोफेसर हैं, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष गुप्ता, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी एम्स दिल्ली में। और जो हमारी ख़वातीन हैं, ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, चाहे वो माँ की शक्ल में है, चाहे वो बहन की शक्ल में है, या हमारी जो शरीक हयात है उसकी शक्ल में है। उनकी सेहत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हमारे मुल्क में भी जो हमारी ख़वातीन हैं उनको सेहतमंद करने के लिए बहुत सारी बेदारी मुहिम चलाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर ख़ुद भी हमारा या जो हमारे घर की ख़वातीन हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। उन्हें समझना चाहिए कि किस तरह से वो बेदार रहें अपनी सेहत के तई, और अगर कोई किसी तरह के अलामात उन्हें महसूस हो रहे हैं जो कि हमारे माहिरीन यहाँ बताएंगे, तो फ़ौरन अच्छे डॉक्टर की तरफ अपना रुख करें और अपनी जांच करवाएं और बेहतर से बेहतर सेहत हासिल करें। तो उनके बारे में बात करने के लिए जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर नीलांचली सिंह, जो कि हमें बताएंगी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी एम्स दिल्ली में, जो हमें ख़वातीन की सेहत के बारे में सारी यहाँ पर जानकारी देंगी। तीनों ही हमारे एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत मैं करूंगा डॉक्टर सुमन भास्कर आपसे। अभी आज के दौर में देखा जा रहा है किस तरह से जो ये कैंसर है दिन ब दिन ये पनपता जा रहा है। कभी देखते हैं किसी के फैमिली में परेशानी है, कभी हमारे किसी और दोस्त के यहाँ या उसके आसपास में ये मर्ज देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन अभी आज के दौर की बात की जाए तो दिन पे दिन ये मर्ज पनपता जा रहा है। डॉक्टर सुमन, मैं आपसे पहले ये दरख्वास्त करूँगा, यहाँ बताइए कि ये कैंसर होता क्या है और इसे एक आम आदमी किस तरह से समझे, उसे आम लफ्ज़ों में ज़रा सा बताइए। देखिए, कैंसर को जैसा कि अभी रिपोर्ट में भी बताया गया था, कैंसर एक किस्म का ट्यूमर है जो कि एक हमारे शरीर में जो कोशिकाएं, हमारा शरीर सेल्स या कोशिकाओं से बना रहता है। कोई भी सेल्स उनकी एक उनकी एक फंक्शन होती है, उनकी एक ख़ास ज़रूरत होती है और एक ख़ास मिकदार में वो होने चाहिए। जब भी उनकी मल्टीप्लिकेशन या ग्रोथ अनरेगुलेट हो जाती है, यानी कि वो बेकाबू तरीके से पनपने लगते हैं, तो वो एक ट्यूमर का रूप इख्तियार कर लेते हैं, जो ट्यूमर मैलिग्नेंट होने पे कैंसर कहलाता है। जब ये ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है तो ये अपने आसपास के जो नॉर्मल सेल्स और ऑर्गन्स हैं ये उनको हानि पहुंचाता है। इसको हम कैंसर कहते हैं। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि कैंसर लफ्ज़ को सुनते ही एकदम इसको जानलेवा के साथ ना जोड़ा जाए। कैंसर एक बीमारी है जो काफ़ी हद तक क्योरेबल है। कैंसर में बस जो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैंसर को सही वक्त पे पकड़ना या डायग्नोस करना। मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स अगर अर्ली डायग्नोसिस में पकड़े जाते हैं तो उनका इलाज बहुत अच्छे से हो सकता है और बहुत अच्छी तादाद में उनसे बचा जा सकता है। जी, कितनी अच्छे से यहाँ पर डॉक्टर सुमन ने बताया कि अगर वक्त पर सही तरह से उस कैंसर को पहचान लिया जाए
और उसका सही इलाज शुरू हो जाए तो बहुत हद तक सेहत हो सकती है और पूरी उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा सही से रह सकती है। डॉक्टर सुमन ने जैसे अभी बताया कि एडवांस स्टेज में ही अगर पता चल जाए कि किसी को कैंसर का मर्ज है तो ये ट्रीटेबल भी है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे डॉक्टर सुभाष आपकी तरफ, और इन्हीं की बात को मैं वाज़ेह करते हुए पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों हमारे मुल्क में एडवांस स्टेज पर लोग आगे आते हैं या एडवांस स्टेज पर कैंसर का पता चलता है तो वो डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं? क्या सिम्टम्स उनको देर से पता चलते हैं या फिर सिम्टम्स पता चल रहे होते हैं और वो नज़रअंदाज करते हैं? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कैंसर के सिम्टम्स जो है ना वो डिपेंड करते हैं कि शरीर के किस हिस्से में कैंसर है जी। और उन सिम्टम्स के साथ साथ मरीज़ क्यों देर से हमारे पास पहुंचता है। इसकी एक बहुत मुख्य वजह यह है कि कैंसर में, ज़्यादातर कैंसर में शुरुआत में दर्द होता ही नहीं है और मरीज़ को डॉक्टर के पास ले जाने वाला सबसे जो बड़ा सिम्टम्स है वो है पेन। तो अगर कैंसर, मोस्ट ऑफ द कैंसर जो होते हैं वो सारे पेनलेस होते हैं, तो जब तक वो पेन आता है वो बहुत लेट हो चुका होता है, तब तक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है। दूसरा मुख्य कारण है उसको जानकारी ही नहीं होती, या वो सोचता है कि ऐसी कोई छोटी सी गांठ है, अपने आप ठीक हो जाएगी, मुझको कोई तकलीफ नहीं दे रही है तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो कारणों के कारण मरीज़ हमेशा डॉक्टर के पास लेट पहुंचता है कैंसर के कारण, कैंसर में। बट कैंसर के में अगर वो लेट पहुंचता है तो नेचुरली उसका जो इलाज है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है डॉक्टर के करने के लिए। बट ऐसा नहीं है, आज की में डिपेंड करता है कि कुछ अच्छे कैंसर्स होते हैं जहाँ पे इवन लेट स्टेज में भी आप उनका इलाज ढंग से कर सकते हैं और उन्हें क्योर कर सकते हैं। बट क्योर की संभावनाएं ऑफ कोर्स लेट स्टेज में धीरे धीरे कम होती जाती जी है। जी। एक चीज़ आप ये बताइए, आपने बताया कि लास्ट स्टेज में जब मतलब कोई भी पेशेंट पहुंचता है वहां पर इलाज कराने के लिए तो उसके लिए बहुत सारी परेशानियों से फेस करनी पड़ती हैं। क्या ऐसी कोई स्क्रीनिंग नहीं है, क्या ऐसे कोई तरीका नहीं है कि कोई भी इंसान अपना मतलब किसी एज में जाकर अपनी स्क्रीनिंग कराए, अपना पूरा सा कुछ टेस्ट करा ले जिससे उसे पता चल जाए कि अगर कैंसर होने की चांसेस हैं तो वो उसका इलाज शुरू कर दे? क्या ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, कैंसर में ऐसा ही नहीं है, पर जनरल हेल्थ चेकअप में कई बार आपको ऐसे कुछ विशेष जानकारियां मिल जाती हैं जिसमें आपको डाउट होता है। बट अधिकतर कैंसर में आपके सिम्टम्स ही बताते हैं कि आपको कितने % चांस है कैंसर होने का। बट स्क्रीनिंग है हमारे पास, जैसे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होती है या ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग होती है। ये दो ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें स्क्रीनिंग अभी चल रही है और अगर हम अर्ली स्टेज में उन्हें पकड़ लेते हैं तो उनका पूरा इलाज मुमकिन संभव है। यहाँ पर बहुत अच्छे से डॉक्टर सुभाष ने बताया। और यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर की बात की डॉक्टर सुभाष ने। ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है जिसकी स्क्रीनिंग हो सकती है और अगर स्क्रीनिंग के बाद उसका इलाज किया जाए, अगर पकड़ आता है तो बहुत हद तक उम्मीद है कि जो भी पेशेंट है वो बेहतर से बेहतर तरीके से ठीक हो जाएगा और उसकी सेहत बनी रहेगी। डॉक्टर नीलांचली सिंह के पास यहाँ पर मैं आऊँगा। डॉक्टर नीलांचली सिंह, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा कि जो हमारी ख्वातीन हैं, महिलाएं हैं, उनमें किस तरह के कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है? आप एम्स में डेली बहुत सारे पेशेंट्स देखती हैं, आप तजुर्बा पूरा यहाँ पर आपको है, तो क्या वजह है और कौन से कैंसर महिलाओं में, ख्वातीन में पनपते जा रहे हैं? तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉमनली होने वाला कैंसर स्तन कैंसर है, यानी कि ब्रेस्ट का कैंसर है। और अगर बात की जाए भारत में सबसे ज़्यादा होने वाले कैंसर की, तो ना ही बस महिलाओं में बल्कि महिला, पुरुष, बच्चे सब में मिला करके भी स्तन कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया है। कुछ साल पहले तक महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा कॉमन था, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर जो है अब बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है जी। ब्रेस्ट कैंसर के अलावा जो महिलाओं में कैंसर्स होते हैं उनमें जैसा कि अभी मैंने बताया, सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर एक कॉमन कैंसर है। उसके अलावा बच्चेदानी का कैंसर, जिसको हम डॉक्टरी लैंग्वेज में यूटेराइन कैंसर कहते हैं। इसके अलावा अंडेदानी का कैंसर यानी अंडाशय का कैंसर, ओवरी का कैंसर, ये तीसरा कॉमन कैंसर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जननांगों की बात करें तो और रेयर कैंसर्स भी हैं, जैसे कि योनि का कैंसर होगा या फिर वल्वा का कैंसर जो कि महिलाओं के बाहर के रास्ते का कैंसर है। ये सब जेनाइटल कैंसर्स हैं जो महिलाओं को स्पेशली अफेक्ट करते हैं। आपने एक बहुत यहाँ फिक्र की बात की कि यहाँ बच्चों में भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है, तो ये क्या, इसके बारे में ज़रा सा बताइए। जो कम उम्र की बच्चियाँ हैं जिनको मतलब अभी जिनकी उम्र 10 साल है, 20 या 15 साल है, क्या वो भी, उनको भी ख़तरा हो सकता है? उन्हें भी ज़रूरत है कि वो स्क्रीनिंग कराएं या इसका ख्याल रखें? देखिए, जिन कैंसर्स की बात मैंने करी वो कैंसर्स बच्चों में कम होंगे, ना के बराबर होंगे।
उनमें कोई स्पेशल टाइप का कैंसर है, जैसे कि अगर हम बात करें तो बच्चेदानी का या अंडेदानी का स्पेशल टाइप का कैंसर होता है जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। और ऐसी कोई स्क्रीनिंग नहीं है जो इन सब कैंसर्स के लिए जनरल पॉपुलेशन में करी जाए। स्क्रीनिंग का मतलब है जनरल पॉपुलेशन में टेस्ट करना, जिनको कोई सिम्टम नहीं है उनको टेस्ट करना, जिनको कोई परेशानी नहीं है उनको टेस्ट करना। तो ऐसा कोई स्क्रीनिंग टेस्ट बच्चों के लिए नहीं है स्पेसिफिक किसी कैंसर के लिए। हाँ, लेकिन महिलाओं में कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं जानें ये कौन से टेस्ट हैं, समय पे उसको कराएं ताकि कैंसर से बचाव। तो इसके बारे में ज़रा सा बताइए कौन से वो टेस्ट हैं और जिसे हर महिला को, हर खातून को कराना ज़रूरी है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है जो नई गाइडलाइंस कहती हैं कि 40 वर्ष के बाद हर महिला को साल में एक बार मैमोग्राफी करानी चाहिए। ये एज पहले से कम कर दी गई है, पहले 50 वर्ष था, लेकिन अब क्योंकि यंगर एज में, कम उम्र में ये कैंसर कॉमन होने लगा है तो ये कट ऑफ 40 वर्ष कर दी गई है। मैमोग्राफी एक चीज़ है जो ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर सकती है, ये एक तरीके की रेडिएशन। मैमोग्राफी को लेकर आप बात कर रही हैं, आपको बीच में सॉरी रोक रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो मैमोग्राफी को लेकर ज़रा डर भी रहता है। वो औरतें जिनकी शादी नहीं हुई है, मतलब जो लड़कियां हैं जिनकी 40 एज हो गई है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो मैमोग्राफी कराएंगी तो वो किसी तरह से हार्मफुल होगा उनके लिए। दूसरा, जो भी और भी जैसे शादीशुदा ख्वातीन हैं तो वो भी डरती हैं कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या कोई ख़तरा है उसका मैमोग्राफी का या क्या होता है? देखिए, मैमोग्राफी में जो रेडिएशन की डोज होती है वो बहुत कम होती है। दूसरा, अगर फ्यूचर फर्टिलिटी इश्यूज की वजह से लोगों को डर है तो उसका रेडिएशन एक्सपोजर शरीर के निचले हिस्से में नहीं जाता है, तो ऐसा कोई खतरा नहीं है जी। और हम जब भी कोई गाइडलाइन बनाते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि इस टेस्ट से खतरा ज़्यादा है जी, या फिर नुकसान ज़्यादा है या फिर भलाई ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इस टेस्ट को कराने में भलाई ज़्यादा है जी जी जी। महिलाओं को उससे निकलने, कैंसर से बचने के लिए, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए मैमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैमोग्राफी के अलावा सर्विक्स के कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है महिलाओं में, जो कि हर महिला को करानी चाहिए। 30 वर्ष के बाद एक सिंपल टेस्ट होता है HPV टेस्ट, वो 5-5 साल पे कराया जा सकता है अगर नॉर्मल है तो। पैप स्मीयर होता है जो कि हर 3 साल पे कराया जा सकता है। ये दोनों टेस्ट बहुत ही इजीली अवेलेबल टेस्ट हैं जिसमें डॉक्टर अक्सर सैंपल लेते हैं, महिला की योनि से निकालते हैं। इसका जो अब नया और बहुत ही कारीगर उपाय है वो ये, जिसमें क्योंकि महिलाओं को कभी कभी डर लगता है कि अंदर औजार डलेंगे तब मेरा सैंपल लिया जाएगा, इस डर से कई बार महिलाएं नहीं आती हैं। लेकिन अब ऐसे टेस्ट हैं जिसमें महिला खुद भी अपना सैंपल ले सकती है, जिसमें एक बहुत ही पतला ब्रश होता है जिसको महिला अपने योनि में डाल के खुद से सैंपल कर सकती है। तो उस भय से भी रहने की जरूरत नहीं है कि बहुत ही दर्द होगा या असुविधा होगी। आसानी से किया जाने वाला टेस्ट है जो कि अवेलेबल है महिलाओं के। जी, बहुत खूब। डॉक्टर साहिब, आपने बताया बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, टेस्ट के बारे में बात करी कि इसके ज़रिए जान सकते हैं कि किसी खातून को ब्रेस्ट कैंसर या फिर सर्विकल कैंसर तो नहीं है। डॉक्टर सुमन, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, ये टेस्टिंग की तो बात हो गई है, हम देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं ख़वातीन की जो कि सेहतमंद होंगी तो पूरा घर सेहतमंद होगा, लेकिन अक्सर ख़वातीन ही अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं। तो ठीक है, टेस्ट करवाना तो ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है। ये क्वेश्चन मैं आपसे बाद में लूँगी। कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, लाइन पर हैं, उनसे सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, खैर मकदम है आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये था कि मेरे राइट पैर में गांठ है, मतलब वैसे वो दर्द तो नहीं होता, लेकिन जब बैठते हैं तो वो एहसास होता है कि वहाँ पर एक गांठ जैसा बना हुआ है जी। ऐसा कोई दर्द वगैरह नहीं है, लेकिन क्या वो कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं, उससे कोई रिलेटेड? डॉक्टर सुमन, आपसे जानना चाहेंगे। जी, तो जैसा कि इनको डाउट हो रहा है कि इनके टांग में जो गांठ है कहीं वो कैंसर की गांठ तो नहीं है, तो बहुत लाजमी सा इनका डर है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगी कि हर गांठ से डरने की ज़रूरत नहीं है। गांठ अगर आपकी बहुत पुराने समय से है और उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वो तेज़ी से बढ़ नहीं रही है, तो वो अमूमन कैंसर की गांठ नहीं होती है। या उसमें कोई दर्द है या इन्फेक्शन हो गया है तो वो अमूमन कैंसर की गांठ नहीं होती है। कैंसर की गांठ अक्सर पेनलेस होती है
और बहुत दफ़ा वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर कोई गांठ, इलाज आपने कहीं नज़दीकी के डॉक्टर से या कोई इलाज, कोई दवाई उसकी खाई है और उसके बावजूद वो कंट्रोल नहीं हो रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, या उसमें से कोई ब्लीडिंग शुरू हो गई, या उसमें से कोई डिस्चार्ज शुरू हो गया, तो वो गांठ जो है वो आपको फिर उसकी आगे जांच करानी चाहिए। स्पेशलिस्ट के पास जाके उसकी बायोप्सी करानी ज़रूरी रहेगी, ये जानने के लिए कि कहीं उसमें कैंसर सेल्स तो नहीं है। तो डॉक्टर सुमन ने आपको बताया है कि जिसमें होने वाली हर गांठ ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुमन, मैं आप ही की तरफ थी और आपसे पूछना चाह रही थी कि टेस्ट की बात तो हो गई कि ब्रेस्ट कैंसर के टेस्ट होते हैं, सर्विकल कैंसर के भी टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लेकिन अगर सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करें कोई खातून तो वो कितना ज़रूरी है? यानी खुद को नज़रअंदाज ना करना या खुद को देखना कि उसके अंदर कोई बीमारी या मर्ज़ तो नहीं पनप रहा है, तो वो कितना ज़रूरी है? जी, ये ज़रूरी भी है और एक हद तक काफ़ी आसान भी है। तो सभी महिलाओं को मैं सलाह दूंगी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जिसे कहा जाता है, कि अपने शरीर की खुद जांच करना पॉसिबिलिटी है। हर महीने में एक दिन फिक्स करें और उस दिन शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को अच्छे से एग्जामिन करें, और अगर आपको लगता है कि स्तन में कुछ इस तरीके का बदलाव आ रहा है जो कि पिछले महीने नहीं था, तो उस पे नज़र रखें और फिर डॉक्टर को दिखाएं। दूसरी चीज़ है, अगर खान पान में अगर किसी को भूख लगना अचानक से बंद हो गया है, या कोई पीलिया जैसा लक्षण आ रहे हैं, या बेवजह वज़न बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तो इन सब चीज़ों को अपने बारे में उस पर ध्यान दें और तुरंत डॉक्टर से सलाह करें। डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से सलाह करेंगे तभी आपको चीज़ें पता चलेगी। एक चीज़ और डॉक्टर सुभाष, आपकी तरफ मैं आऊँगा। वैसे तो सभी को कैंसर के बारे में या हर बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा बेदार रहने की ज़रूरत है, बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर कैंसर की बात हो रही है, तो कैंसर के बारे में आप ये बताइए कि रिस्क पर सबसे ज़्यादा कौन लोग होते हैं? देखिए, कैंसर पे रिस्क होता है उम्र के साथ। एक चीज़ जो बिल्कुल हर कैंसर में पाई जाती है वो कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ओके। तो अमूमन किस उम्र के बाद कैंसर का रिस्क? ज़्यादातर कैंसर 40 या 50 कॉमन होते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर वो अलग हैं, पर अधिकतर अगर कॉमन मैन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कैंसर जो हैं वो 40-50 साल के बाद ही पाए जाते हैं अक्सर। तो उसमें आप अपने हेल्थ को अच्छा रखिए, आप अपने खान पान को स्वस्थ रखिए, आप नियमित एक्सरसाइज करिए, तो कैंसर में बचाव इटसेल्फ ही उसका उपचार है। तो आप जितना अच्छा अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे उतना ही आपके चांसेस कम हो जाएंगे। बट ऐसा कोई एक टेस्ट नहीं है जिससे आप शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर हो रहा है वो सारा तुरंत पता लगाएं, और ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप नियमित हेल्थ चेकअप करा सकते हैं कि एज के बाद 40-45 साल के बाद आप अपना हेल्थ चेकअप साल में एक बार करा सकते हैं। उसमें अगर कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ आती है तो अपने विशेषज्ञ से मिलकर उनकी सलाह ले सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसा लक्षण लग रहा है कैंसर का है या नहीं है। थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ मैंने रिस्क फैक्टर्स की भी बात की थी। कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पर है? जैसे कि हम आम तौर पर देखें अपने माशरे में कि कुछ लोग सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या मोटापे बढ़ता जा रहा है उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, या एक्सरसाइज नहीं है लाइफ में, और खाने पीने की आदत जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो क्या उन लोगों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि उन्हें ये आदत अब बदलनी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप रिस्क फैक्टर की बात करें ना, तो हमारे जो शरीर में होने वाले कैंसर, अगर हम प्रिवेंटेबल कैंसर जिनको आप बचाया जा सकता है, तो हम ये मान के चलते हैं तंबाकू को किसी भी फॉर्म में सेवन करना, तंबाकू और शराब का अगर आप सेवन नहीं करते तो आप मान के चलिए कि आप 60 से 70% कैंसर से बच सकते हैं। ओके, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि सबको हो जाएगा, लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर है। प्लस आपका ओबेसिटी, जैसे अगर ओबीस कोई महिला है तो उसे स्तन कैंसर का रिस्क हो सकता है, उसे गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क हो सकता है। तो अगर
जैसे कोई किसी को पथरी है और बहुत लंबे टाइम तक किडनी स्टोन में पड़ी है और पेशाब उसके खून में भी आ रहा है, लेकिन उसने इलाज नहीं कराया, तो कई बार वो भी कैंसर का रूप धारण कर लेती है। अच्छा। या फिर कोई गांठ है जो लंबे टाइम तक पड़ी है लेकिन अचानक से उसमें चेंज आना शुरू हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो वो भी एक कैंसर है। तो अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो हमेशा ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कैंसर है। अगर ब्रेस्ट है तो उसमें जैसे कि अविवाहित महिलाएं हैं, अगर महिला की शादी बड़ी लेट हुई है या उसने बच्चा बड़ा लेट हुआ है तो वो रिस्क फैक्टर पे रहती है। या जिसका हम कहते हैं अर्ली मिनार्की या लेट मिनोपॉज, तो उसका जो ईस्ट्रोजन एक्सपोजर है वो ब्रेस्ट कैंसर्स पे बढ़ जाता है, तो जिसके कारण उनमें कैंसर रिस्क होना बढ़ जाता है, तो वो एक कारण है। प्लस आपका जो पिल्स हैं, अगर वो ईस्ट्रोजन ओनली पिल्स है तो उसमें कुछ रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग और अल्कोहल इटसेल्फ एक ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है। तो कैंसर रिस्क हमेशा डिपेंड करता है कि आप किस कैंसर की बात कर रहे हैं, तो उस पर आपका रिस्क डिपेंड करेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि हर डॉक्टर बताते हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आकर के जो स्मोकिंग है वो आपके लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है, अल्कोहल ठीक नहीं है, या आपके पास मोटापा बढ़ता जा रहा है उस पर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपकी जो ग़िज़ा है वो ठीक नहीं है, वो जंक फूड की तरफ आप ज़्यादा हैं, तो इन सभी आदतों से अपने आप को छुटकारा पाइए और बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजारिए और एक सेहतमंद ज़िंदगी रखिए। डॉक्टर नीलांजलि आपकी तरफ आएंगे, जैसे ख़वातीन से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने भी बताया बहुत सारी चीज़ें कि ख़वातीन कौन सी वो हैं जो रिस्क फैक्टर पे रहती हैं। तो एक तो मेरा सवाल ये है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग जो कराती हैं ख़वातीन वो कहीं ना कहीं कैंसर के ख़तरे से बच जाती हैं? एक तो ये है, दूसरा ये कि ओबेसिटी की भी बात की, तो कौन कौन से ऐसी वजूहात हैं जो ख़वातीन में कैंसर के ख़तरे को बढ़ा देती हैं? इस पर भी थोड़ा सा आप रोशनी डालें और वाज़े करें। तो जो पहला आपका सवाल है कि स्तनपान कराना, ब्रेस्ट फीडिंग, ये बिल्कुल डेफिनेट प्रोटेक्शन है ब्रेस्ट फीडिंग कराना, उससे ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए जी। तो स्तनपान औरत की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी वो बच्चे की सेहत के लिए है जी। तो उससे घबराएं नहीं। और आजकल की चेंजिंग लाइफस्टाइल में वर्किंग लाइफ जो महिलाएं हैं उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, बट उनको ये समझना पड़ेगा कि उनके स्वस्थ जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है। दूसरा जो आपका सवाल है कि मोटापे से क्या क्या परेशानी होती है महिलाओं में, मोटापा जो है वो स्वयं में ही एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर का, कई सारे कैंसर्स का। उनमें से एक है एंडोमेट्रियल कैंसर, यानी कि बच्चेदानी का कैंसर, यूटेराइन कैंसर। जो एंडोमेट्रियल कैंसर का जो रेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं हमारे देश में भी, वर्ल्ड ओवर। उसका एक कारण है जो शुरू में बात हो रही थी, मोटापा, जंक फूड और स्लीप डेप्रिवेशन भी। तो ये सारी चीज़ें एंडोमेट्रियल कैंसर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। और मोटापे से होने वाली जो अन्य बीमारियां हैं उससे भी कैंसर बढ़ते हैं, जैसे कि एक बीमारी होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS, जो कि मोटापे से एसोसिएटेड एक कंडीशन है, यंग महिलाओं को, यंग गर्ल्स को अफेक्ट करती है। इस PCOS से भी आगे चल के ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर, मेनली एंडोमेट्रियल यानी बच्चेदानी का कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। जी। यहाँ पर मैं डॉक्टर सुमन आपके पास आऊँगा। अभी बहुत सारी बातें हमें पता चली हैं कैंसर को लेकर, या महिलाओं से जो ख़वातीन से ताल्लुक़ रखते हुए कैंसर है उनको लेकर। अब मेरा एक सवाल आपसे बहुत ही ख़ास सवाल है, ये मैं पहले भी पूछना चाह रहा था, इतना कैंसर क्यों फैल रहा है मैम? अगर हम बात करें 20 साल पहले की, 25 साल पहले की, कैंसर नज़र आता था, ऐसा नहीं था कि कैंसर अभी हुआ है, पहले कैंसर नहीं था। लेकिन अब तो देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कैंसर के मरीज़ आमने इधर उधर नज़र आते हैं। कोई कह रहा है किसी के साथ पे प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी क्या वजह है, क्यों इतना ज़्यादा कैंसर देखने में आ रहा है? डॉक्टर सुमन जी, मैं समझती हूँ कि कैंसर बढ़ रहा है, ये बात सही है। और हम अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द अक्सर हर परिवार में पाते हैं कि कोई ना कोई कैंसर का मरीज़ वहाँ मौजूद है। तो इसके तरह तरह के रीज़न्स हैं। कैंसर जो है एक मूल तौर पे एक लाइफस्टाइल डिजीज़ के तौर पे इमर्ज कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये
लाइफस्टाइल में तब्दीलियाँ, जी जैसे कि अब हम लोग देख रहे हैं कि स्मोकिंग से रिलेटेड कैंसर्स जो कि पहले खवातीन में कम पाए जाते थे वो बढ़ रहे जी। हैं, क्योंकि स्मोकिंग अब मोर एंड मोर यंग गर्ल्स एंड जी। लेडीज आर टेकिंग टू स्मोकिंग। जी उसी तरीके से ओबिसिटी की समस्या पहले हमें पेश नहीं आती थी और अब हम ओबिसिटी बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द पाते हैं। जी वो जो कि एक लाइफस्टाइल चेंजेस के, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ और खान पान की जो हमारी स्टाइल में जो बदलाव आया है वो सब ओबिसिटी पैदा करता है, और जो कि विच इज़ अगेन ओबेसिटी इसका बहुत बड़ा रीज़न माना जा सकता जी। है। और ये जो जंक फूड है या फिर खाने पीने की चीज़ें हैं, तंबाकू जी और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जी। ये सब कारण तो हैं। जी। अब आजकल हम ये भी पाया गया है कि पोल्यूशन से भी इसकी अच्छा, affect कर एसोसिएशन रहा है। है। जी ओके। सो पोल्यूशन, जैसा कि कहने की ज़रूरत नहीं है कि पोल्यूशन की समस्या दिन पर जी, दिन जी। बढ़ती जा रही है। जी। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के कैंसर के रेट्स को बढ़ा अच्छा, रही जो हैं। लोग किसी फैक्ट्री वगैरह के आसपास रहते हैं उनको भी ये क्या वो रिस्क पे रहते हैं, इस तरह का खतरा उन्हें ज़्यादा रहता है? जी बिल्कुल। ओके। जी बिल्कुल। तो उनके लिए कुछ किसी तरह के एडवाइस, वो कुछ कैसे अपने आप को बचाएं, कुछ एहतियाती तदाबीर, कुछ जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो क्या रहेंगे उनके लिए? जी, एहतियाती मेजर्स उसमें ये हो सकते हैं कि उनका वक्त वक्त पे मेडिकल चेकअप हो। ओके। time किस तरह to का time चेकअप, किस उनके- तरह का मेडिकल चेकअप उसके लिए एडवाइस करेंगे वो आप? डिपेंड करेगा कि वो किस केमिकल से एक्सपोज हो रहे हैं। ओके। उसके जनरली मुताबिक बात करें अगर हम, उसके जैसे कि अगर कुछ कोल माइंस में काम कर रहे हैं जी। या एस्बेस्टोस का वो है, जी। तो उनके एक्सरेज होने चाहिए। उनको ओके। छाती के रिस्क का कैंसर का रिस्क बना रहता है। जी उनके वक्त वक्त पे हर कुछ महीने पे उनके एक्सरे होने चाहिए। जी। और उन्हें डॉक्टर के टच में रहना चाहिए और बहुत सारे जो अपने टेस्ट हैं वो उनके कराने वर्किंग चाहिए। आवर्स, उनके थोड़ा सा वर्किंग आपको आवर्स। रोकूंगा, एक कॉल आ गई है जी। उसके बाद आपसे बात जारी रहेगी। हेलो 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 जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम, इस्तकबाल। बताइए अपना सवाल, माहिरीन आपको सुन रहे हैं। अच्छा सर, मेरे निधन में गला का कैंसर हो गया है, अच्छा तो वो अभी ट्रीटमेंट चालू है, वो कीमोथेरेपी बोलते हैं वो जी जी वो उसका ट्रीटमेंट चालू है। तो मैं ऐसा बोलता है कि वो 100% अच्छा हो जाता है कि क्या होता है, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें ध्यान क्या रखना चाहिए? ओके ओके। आप क्या उम्र है पेशेंट की, ये ज़रा सा बताइए। तो 51। अच्छा, सिगरेट वगैरह लेते हैं कुछ, वो तंबाकू वगैरह कुछ? पहले बचपन में बहुत तो बीड़ी पीते थे, वो नहीं बीड़ी आती है। अच्छा, बीड़ी का इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर सुमन आप ही के पास आऊँगा मैं, थोड़ा सा बताइए बीड़ी किस तो तरह की एडवाइस रहेगी। वो पूछ रहे हैं कि जी, गले का कैंसर है। मैं समझ नहीं पाई कहाँ का कैंसर। गले का कैंसर गले है का उनको, कैंसर वो है। चाह रहे हैं क्या प्रिकॉशन लें, वो किस तरह का प्रिवेंटिव मेजर्स जी, करें। अगर कैंसर अब हो चुका है उन्हें, तो उन्हें जल्द से जल्द स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके इलाज लेना चाहिए। जी। नंबर 1। नंबर 2, इलाज से घबराएं नहीं। कई दफ़ा मरीज़ गले के कैंसर में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और उसके अलावा रेडियोथेरेपी से भी उसका इलाज किया जाता है। अगर वो अर्ली स्टेज बीमारी है, अगर वो शुरुआती की स्टेज का छोटा ट्यूमर है, तो उसके ठीक होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं और इलाज भी आसानी से हो जाता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं और इलाज कराएं। उम्मीद है जो बातें यहाँ पर बताई हैं हमारी डॉक्टर साहिबा ने, तो ये बातें आपने समझी होंगी, इन पे अमल कीजिए। और हम भी इन्हें ख्वाहिशात देते हैं कि इनकी सेहत बिल्कुल सही हो जाए और ये परेशानी उनकी जल्द से ख़त्म हो जाए। आप बता रही थी उसके बारे में, ज़रा सा थोड़ा सा कंप्लीट कर दीजिए अपनी बात। जी, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे जी, कि उनके लिए और जो प्रिवेंटिव मेजर्स और क्या हो सकते हैं, उस पे हम बात कर रहे थे। तो उनके काम करने के, उनके वर्किंग आवर्स रेगुलेटेड होने चाहिए। जी। उनको एक फिक्स्ड उनका एक मेडिकल चेकअप का शेड्यूल होना चाहिए, ओके। जो कि मैंडेटरी होना चाहिए। राइट। और उनको एक इतने सालों के बाद
एक ही जगह पे काम ना करें। उनका काम की एक्सपोजर जो है वो एक ही इंसान को एक्सपोजर लाइफ लॉन्ग ना रहे। जी वो ज़्यादा नुकसानदेह है। हाँ, उस तरीके से ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए, मैं समझता हूँ। बहुत खूब। डॉक्टर सुभाष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैंसर लफ्ज़ को सुनते ही लोग खौफजदा हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात ये भी है कि इसके इलाज को लेकर भी लोग बहुत फिक्रमंद नज़र आते हैं कि एक तो ये तवील होता है, लंबा होता है, तकलीफ दे भी होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत से मरीज़ों को हिम्मत हारते हुए भी देखा गया है इलाज के दौरान। तो मेडिकल साइंस के शोबे में क्या ऐसी एडवांस तरक्कियाँ हुई हैं, क्या सहूलतें अब दी जा रही हैं ताकि मरीज़ का इलाज बहुत आसानी के साथ और राहत के साथ हो जाए? साथ ही ये भी वाज़ेह करें कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी लवाकीन हैं, घर वाले हैं, वो कैसे कि इमोशनल सपोर्ट उस मरीज़ को मुहैया करा सकते हैं? देखिए, इसमें कोई शक या शुबा नहीं है कि कैंसर जब भी किसी परिवार में होता है बहुत घबरा जाता है जी। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ उन्हें समझने वाली है, कैंसर में 3 तरह के, जैसे आपने बताया कि इतने सालों में हमने क्या तरक्की की है, तो कैंसर में जनरली 3 तरह के इलाज होते हैं। एक होता है ऑपरेशन, जिसे हम सर्जरी बोलते हैं, एक होता है रेडिएशन थेरेपी जिसमें किरणों के थ्रू उनका इलाज किया जाता है, तीसरा होता है कीमोथेरेपी जिसमें दवाइयाँ चढ़ाई जाती हैं और जो कैंसर की कोशिकाएं उन्हें नष्ट किया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें इतने सालों में जो तरक्की की, तो देखिए पहले जो सर्जरी हुआ करती थी उसमें आपको काफ़ी बड़ा इंसिजन देना पड़ता था, काफ़ी आसपास के ऑर्गन्स को मतलब काफ़ी बड़ा टाइप का ऑपरेशन हुआ करता था। अब काफ़ी कैंसर्स में देखा है लेप्रोस्कोपिक दूरबीन से करते हैं या रोबोट से करते हैं, और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा कैंसर के काफ़ी दूर तक के हिस्से को वो निकाल पाते हैं। तो ये एक एडवांसमेंट सर्जरी में आई है। ऐसे ही अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में पहले जो हमारे पास मशीनें हुआ करती थी, जैसे कोबाल्ट मशीन हुआ करती थी, या फिर हम एक हमारी भाषा में बोलें तो 2D यानी 2 डायमेंशनल, यहाँ हम लोग बहुत बड़े हिस्से को रेडिएट करते थे एक छोटा सा ट्यूमर ट्रीट करने के लिए। बट अभी क्या है, कंप्यूटराइज मशीनें आ गई हैं, तो उस कंप्यूटर प्लान के थ्रू हम सिर्फ ट्यूमर को ही रेडिएशन देते हैं, उसके आसपास के सेल्स नष्ट ना हो, उसके साइड इफ़ेक्ट कम हो मरीज़ को, तो वो इलाज बेहतर से इलाज संभव है। ऐसे ही कीमोथेरेपी में भी आजकल हम टारगेटेड थेरेपीज़ की तरफ आ गए हैं, जहाँ पे हमें मालूम चल जाता है कि कैंसर होने का डीएनए में क्या चेंज आया है, तो उसका एक टारगेट हमें मिल जाता है। उस टारगेट पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो स्पेसिफिकली उस टारगेट पे जाके एक्ट करती हैं, तो आसपास के जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हें नष्ट नहीं करती, तो साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाते हैं और इलाज भी ज़्यादा बेहतर संभव हो पाता है और मरीज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक जी सकता है। तो ये सारे तीनों ही टेक्निक्स में इतने सालों में एडवांसमेंट हुई है जिसके कारण बेहतर इलाज संभव है। दूसरा आपका सवाल था कि कैंसर के मरीज़, जैसे देखिए अब हम हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हमारे पास बाहर के देशों में हम बोलते थे हर कैंसर के एक सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर महिलाओं में स्तन कैंसर है तो एक स्तन कैंसर के सपोर्ट ग्रुप्स होंगे, तो वो उन लोगों के जाके अपनी बातें रख सकते हैं या उनसे मिल सकते हैं, तो उनका डर दूर हो जाएगा। जी, बहुत से ये भी कहानी कि सर्वाइवर्स जो होते हैं, कैंसर सर्वाइवर्स, अगर उनको वो मरीज सुने, कैंसर से मुतासिर मरीज, तो कहीं ना कहीं उसको एक दिली तसल्ली और एक राहत भी मिलती है और एक हौसला अफजाई भी उसकी होती है। बिल्कुल, इसीलिए हम कई बार बीच में एम्स में भी या कई जगह हम कैंसर सर्वाइवर प्रोग्राम्स रखते हैं, तो उनका जो हमारा मकसद होता है वो यही होता है कि कैंसर का मरीज जो कि ठीक हो चुका है वो अपने बारे में बताए और जिस तरीके से वो गुजरा है जैसे तो दूसरे मरीज को हौसला मिलता है कि हाँ अगर ये ठीक हो सकता है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो उसका बेसिक मकसद यही है। प्लस एक फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कैंसर है तो कैंसर का केयर करने वाला खुद वो भी डिप्रेशन में जा सकता है, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी मरीज़ के इर्द गिर्द लोग हैं वो हमेशा प्रोत्साहित रहें और मरीज़ को मतलब ये पूरा तरह उनका ध्यान रखें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, और ताकि मरीज़ भी स्वस्थ रहे, वो खुद भी स्वस्थ रहें और उनमें भी डिप्रेशन या वो ना हो, और मरीज़ को प्रोत्साहित करते रहें कि आप ठीक हो सकते हैं। जी, यहाँ पर प्रोत्साहित करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आप किसी को समझाएंगे तो वो आपका घर का मेंबर है, वो समझ रहा है चीज़ें, आप उसके साथ खड़े हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और यहाँ पर जब वो तीमारदार का ये पॉजिटिव होना उसके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, मुस्बत साबित होगा। नीलांचली जी, आपके पास आऊँगा मैं यहाँ पर। एक तो वैक्सीन के बारे में बताइए, जो ख़वातीन के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं वो किस तरह से काम करती हैं, और ज़रा से ये भी बताइए अगर किसी की वालदा को ये ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर है या बच्चेदानी के कैंसर है, तो क्या उसके जो बेटी है उनको भी समझने की ज़रूरत है और अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है? जी,
दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं कई कैंसर्स के। जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है यानी सर्विक्स का कैंसर है, उसमें रिस्क फैक्टर से ज़्यादा हमें कॉजेटिव एजेंट यानी कि क्या चीज़ है जो कैंसर कर रही है ये पता है जी। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो उसकी वजह से हम इसको आराम से बचा सकते हैं। HPV इन्फेक्शन ये एक वायरस है। HPV इन्फेक्शन से ये कैंसर होता है। 99% चांसेस होते हैं कि ये इस वायरस से ही हो रहा है जी। तो अगर हम इस वायरस के इन्फेक्शन को रोक सकें तो ये कैंसर आगे चल के होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो HPV वैक्सीन जो है यही टारगेट करती है। HPV वायरस कई प्रकार के होते हैं, उसमें से जो कैंसर कॉज करने वाले वायरसेस होते हैं उनको हम हाई रिस्क वायरस कहते हैं। तो इन हाई रिस्क वायरसेस को टारगेट करने के लिए जो वैक्सीन है वो HPV वैक्सीन है। कई तरीके की वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में। अब नया हमारा इंडिजिनस यानी कि हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल है। इन सब वैक्सीन से बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो सर्वाइकल कैंसर जो कि मैंने बताया, लेकिन इसके अलावा अन्य कई कैंसर के रोकथाम में भी ये काम आते हैं, जैसे कि एनोजेनाइटल कैंसर यानी कि मल के रास्ते का कैंसर हुआ, या वेजाइनल कैंसर यानी योनि का कैंसर हुआ, वल्वा का कैंसर हुआ यानी कि महिला के बाहर के रास्ते का कैंसर हुआ, या फिर ओरल फेरिंगियल कैंसर्स। इन सारे कैंसर से बचाता है ये HPV वैक्सीन। इसको बहुत ही अर्ली एज में देना शुरू करना पड़ता है। उसका कारण ये है कि ये इन्फेक्शन से बचा रहा है। तो अगर महिला ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है तो ये काम नहीं करता है। इसीलिए जो टारगेट एज ग्रुप है इस वैक्सीन इसके प्राइस क्या है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा। इसके अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग प्राइसेस हैं। आमतौर पर जो इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसके लिए आप रिकमेंडेड है जो तो एक डोज की कॉस्ट तकरीबन 3 से 4 हज़ार से शुरू होकर के, और जो इंटरनेशनल बड़े ब्रांड्स हैं उनकी 10 हज़ार तक भी चली जाती है। अगर हम डोज की बात करें, क्योंकि अभी आपने प्राइस पूछा है, तो डोज जो रिकमेंडेड डोज है वो 9 से 15 वर्ष की बालिकाओं में और लड़कों में भी रिकमेंडेशन है। लड़कों में भी? हाँ, उसमें 2 डोज है और 15 वर्ष से 26 वर्ष में 3 डोज है। लेकिन WHO रिड्यूस डोज के साथ भी बात करता है, यानी कि 9 से 15 वर्ष की लड़कियों में या लड़कों में 1 डोज दे दिया जाए और 15 वर्ष से 25 वर्ष की महिलाओं में, 26 वर्ष की महिलाओं में 2 डोज दे दिया जाए। थोड़ा सा हमारा जो प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है, वक्त की ज़रा सी कमी है। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को बताया है। अब यहाँ पर यही बताइए, जेनेटिक भी है क्या प्रॉब्लम, जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या कैंसर? जी, बहुत सारे जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं जो कि एसोसिएट होते हैं कैंसर्स के साथ। उनमें से एक बहुत कॉमन है ब्रैका, जिसमें ब्रेस्ट का कैंसर और ओवरी यानी अंडे दानी का कैंसर, अंडाशय का। तो उनको भी बेदार रहने की जरूरत है, डॉक्टर्स के टच में रहने की जरूरत है, और जिस तरह से डॉक्टर कहे उन पे चलने की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जो बात की है, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं उन्होंने बहुत उम्मीद जताई है और बताया है कि कैंसर है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रहा है, लेकिन अगर इसको रोकना है तो सबसे पहले इसके तई बेदार रहने की ज़रूरत है। अगर किसी भी तरह की अलामात महसूस हो रही हैं, उन अलामात को पहचानने की ज़रूरत है और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इलाज मुमकिन है, लंबा है, लड़ाई लंबी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उम्मीदें भी साथ में मौजूद हैं। यहाँ पर तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। और चलते हुए डॉक्टर नीलांजलि सिंह, मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपना मैसेज दें। किस तरह से मैसेज देना चाहेंगी ख़वातीन को, ख़ास तौर से? मैं महिलाओं को ये सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना कि कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। तो मैं बस लक्षण के बारे में बताना चाहूँगी। अगर किसी महिला के महीने में बहुत गड़बड़ी है, यानी कि बहुत ज़्यादा महीना जा रहा है, या फिर बार बार महीना आ रहा है, या फिर रिलेशन यानी कि सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, या फिर बहुत ही ज़्यादा गंदा बदबूदार पानी जा रहा है, या फिर मासिक स्राव यानी मीनोपॉज होने के बाद दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं और ऐसे में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। राइट। डॉक्टर सुभाष, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो एक ही संदेश है कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है, और अगर लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने बोली। डॉक्टर सुमन, आप किस तरह से बताना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि कैंसर से बचने के लिए जो सबसे सिंगल मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज, थोड़ा सा रोकूंगा, इस कॉल भी इस बार भी आप ही के टर्न पर आ गई है। हेलो 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 हेलो, विनो इंग्लिश। जी, बताइए अपना सवाल। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, वेलकम है। I want some
somebody to speak in English at least. Yeah, you carry on. Everybody is understanding here English. You tell me. Okay, sir. I want to give this number to my sister, mother. Hello? Hello. Tell us. We are listening to you. You ask your question. Please ask your question because we have no so much time here. My question is in this number is English answer possible? That's all. Now I am not going to ask you question. I just want information whether English also available in Okay. this number. Okay. Okay, sir. Thank you. We will doing वो पूछना चाह रहे हैं कि many members will contact. ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरी मदर और बहन फोन करेंगी बट उनको इंग्लिश ही आती है तो क्या इंग्लिश में जवाब दे पाएंगे क्या? वो तो That is available, I told earlier. पॉसिबल है। बस वही या बताना तो आप अपना जारी रखिए सवाल यहाँ पर। जी, तो मैं कह रही थी कि जिसको हम बोलते हैं सिंगल मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर, वो है टोबैको यानी कि तंबाकू। जी। टोबैको हर फॉर्म में उतना ही ख़राब है, उतना ही रिस्की है। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि टोबैको, चाहे वो स्मोकिंग है या गुटखा है या पान है, हर किस्म के टोबैको से बचें। और टोबैको और शराब का सेवन अगर जुड़ जाता है तो कैंसर का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और इसी से सेहत है और इसी में उम्मीदें यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों एक्सपर्ट्स का, आपने प्रोग्राम में बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का। और जैसे कि आज नाज़रीन आपको बताया गया कि कैंसर से कैसे बचाव मुमकिन है, बचना बेहद ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमेशा ये हम आपको बताते हैं। और जैसे कि अभी फरहान हमारे कॉलर भी जुड़े थे और वो ये जानना चाह रहे थे कि अगर वो इंग्लिश में सवाल पूछें तो क्या यहाँ पर जवाब मुमकिन है? तो बिल्कुल नाज़रीन मुमकिन है, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल इंग्लिश में भी और हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ रहेंगे जो जवाब देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी कॉलर्स का भी हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.doctor@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारा ये प्रोग्राम DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना ख़ास ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। फल और सब्जियां खाएं और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करें। मोटापा कैंसर के खतरात को बढ़ा सकता है, इसलिए वजन को कंट्रोल में रखें। खानदान में कैंसर का मर्ज हो तो डॉक्टर से मशवरा करें। जिल्द के कैंसर से बचने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। तंबाकू नोशी कैंसर के मुख्तलिफ अक़साम का सबब बन सकती है, इससे बचें। ऐसे केमिकल से बचें जो कैंसर की वजह बन सकते हैं। मौसर ज़हनी सेहत के लिए योगा, मुराकबा या दीगर आरामदेह सरगर्मियां करें। मन की बात है।